नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑडियो क्लास में आज हम स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ये जो ऑडियो प्रोग्राम चल रहा है इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात होगी, ठीक है, एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1947 में मंत्रिमंडल बना था, इसमें किसको कौन सा विभाग मिला था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, इनको कौन सा विभाग मिला, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल, विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध, जो साइंटिफिक रिसर्च है, ये 3 प्रभार इनको मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले गृह मंत्री। सूचना व प्रसारण, राज्यों के मामले, ठीक है, राज्यों के एकीकरण में इनका प्रमुख योगदान था, तो राज्यों के मामले इनको दिए गए, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा, इसीलिए इन्हीं की जो जयंती होती है उसको शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री इन्हीं को कहा जाता है। डॉक्टर जॉन मथाई, ये भारत के पहले रेलवे और परिवहन मंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर जॉन मथाई। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, संविधान को बनाने में एक प्रमुख रोल अदा किया इन्होंने, इसीलिए इनको विधि मंत्री, पहला लॉ, ठीक है, मिनिस्टर बनाया गया, ध्यान रख सकते हैं। जगजीवन राम, ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री थे। RK खड़मुगम, ये आपके शेट्टी, ये वित्त मंत्री थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, ठीक है। VN गॉडगिल समिति के बारे में अभी आपने सुना होगा, तो VN गॉडगिल जो थे वो कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री थे, ठीक है। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जॉन मथाई और भीमराव अम्बेडकर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली जो कैबिनेट बनी थी, पहला जो कैबिनेट बना स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, उसमें किसको कौन सा पद मिला, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पहली कैबिनेट में, पहले मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसको मिला, रेलवे विभाग किसको मिला, गृह विभाग, शिक्षा विभाग किसको मिला। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा बन रही थी, तो उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे, तो संवैधानिक जो सलाहकार थे, ठीक है, जो संविधान का प्रारूप तैयार हो रहा था उस पर जो संवैधानिक सलाहकार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, तो वो थे BN राव, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और भारतीय संविधान का जो पिता है वो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये एक एडिशनल जानकारी है जो आपको हमने सोचा दे दी जाए, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा ना हो, लेकिन एक रिवीजन की दृष्टि से, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो पिता तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, लेकिन इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इनका निर्वाचन, ये इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर के आसपास, लेकिन इनका जो निर्वाचन हुआ वो वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। लोगों को ध्यान नहीं रहता तो वो महाराष्ट्र लगा देते हैं या नागपुर लगा देते हैं, बट जो इसका आंसर है वो निर्वाचन इनका जो है वो वेस्ट बंगाल से हुआ था, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ससमय और सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की ऑडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि ऑडियो क्लास की पिछली कुछ सीरीज़ में हमने यूपी टेट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी क्रम में आज हम और एक वीडियो डिस्कस करेंगे, है तो ऑडियो के फॉर्म में, ठीक है। आपको केवल सुन के याद करना है, और आपने देखा होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम डिस्कस करेंगे वो जो सल्तनत कालीन शासक हैं और उनके जो दिल्ली सल्तनत के शासक, ठीक है, मुगल्स में, और उनकी कहाँ पे समाधियाँ हैं, ठीक है, समाधियों को ही मकबरा कहा जाता है, ठीक है।
तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद करा दिया जाएगा। देखिए हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक आप याद रखिए, माँ का दिल, ठीक है। तो माँ का दिल, हुमायूं का माँ और दिल का दिल्ली, ऐसे आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बाबर का कहाँ पे है? काबुल। तो बाबर का काबुल, इसको कैसे याद करेंगे? बाबर का बुल, ऐसा याद करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अकबर का कहाँ पे है? तो सिकंदरा में है। अच्छा राजा सिकंदर, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अकबर की जो एक जो इमेज थी वो अच्छे राजाओं की थी, अच्छे शासक की थी, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अकबर सिकंदरा, तो अच्छा राजा सिकंदरा, ऐसे याद रख सकते हैं। जहांगीर, देखिए जहांगीर की जो कब्र है, मतलब जो उनकी समाधि है वो लाहौर में है, ठीक है। तो जहाँ गिरे वहीं लहूलुहान, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। जहांगीर, लाहौर। शाहजहाँ की कहाँ पे है? तो आगरा में है, ध्यान रखना है। आपको पता ही है कि आगरा में ताजमहल बनवाया, रेड फोर्ट बनवाया, तो शाहजहाँ की आगरा याद रखने में कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे, मतलब उसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो दौलताबाद में है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जेब में दौलत का मतलब है औरंगजेब, दौलताबाद। बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आपका औरंगाबाद में है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बीबी औरंगजेब, ऐसे याद रख सकते हैं, बीबी औरंगजेब। तो बीबी औरंगजेब मतलब है बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा और सुन करके जल्दी याद होगा। आप जब भी कहीं पे बैठे हों, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इस तरह से आप ईयरफोन लगा के इसको आराम से सुन लीजिए और याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज कैसी है, आप इसका रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा। तो उसी क्रम में फिर और ऑडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जहां से आप अच्छे से याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की ऑडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑडियो क्लास की सीरीज़ में आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके साथ ऑडियो के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिसमें अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जो कि आपके इतिहास के टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं से है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दास प्रथा का अंत, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने ये काम किया, ठीक है। ईयर तो बाद में आएगा। दास प्रथा का अंत हो गया, अकबर को हरम दल से मुक्ति दिलाना, ठीक है। अकबर को हरम दल से मुक्ति, तीर्थ यात्रा पे जो कर लगता था उसको समाप्त करना, जजिया कर समाप्त करना, ठीक है। जजिया कर आपको पता होगा हिंदुओं पर लगने वाला एक तरह का कर था, ठीक है, तो उसको समाप्त करना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ से कि फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना की वो अकबर ने की और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया। इबादत खाने की स्थापना की, इबादत खाने में जो इबादत खाना होता था वहाँ पे सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी, ठीक है। मजहर की घोषणा की, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत की, ये भी अकबर का ही काम था, और राजधानी लाहौर से स्थानांतरण की, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से कभी कभी आपसे ईयर भी पूछ लिया जाता है कि ये काम कब किया इसने, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ प्रमुख है ध्यान रखना है। जैसे जो दास प्रथा का अंत है वो इसका सबसे पहला काम था, जो 1562 ईस्वी में हुआ, ठीक है। दास प्रथा का अंत और अकबर को हरम दल से मुक्ति, ये दोनों काम 1562 ईस्वी में हुई, ठीक है। जजिया कर समाप्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब किया इसने? तो 1564 में, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, ये कब किया? 1571। तो ये जजिया कर समाप्त करना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का परिवर्तन स्थानांतरण, ये 1571 में दोनों काम हुए। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो महत्वपूर्ण है वो हम बताए दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप बता सारे देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण आप ध्यान रखिएगा। इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 ईस्वी में हुई, ठीक है। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश 1578 में हुआ, मतलब 3 साल बाद हुआ। मजहर की घोषणा ये 1579 में हुई। दीन इलाही की स्थापना, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1582 के टाइम पे, ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत ये कब की? ये 1583 में की, ठीक है। तो दीन इलाही की स्थापना 1582 और उसके जस्ट अगले साल इलाही संवत की शुरुआत की, ये भी अकबर का ही काम है, ठीक है। 1583 ध्यान रखना है।
और उसके 2 साल बाद 1585 में राजधानी जो है वो लाहौर से स्थानांतरित की, लाहौर स्थानांतरित कर दी। तो ये भी काम अकबर का ही था। ठीक है, तो ये 1585 आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको ससमय मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछली कक्षाओं की भांति आज हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑडियो के फॉर्म में वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बाबर ने कौन से प्रमुख युद्ध लड़े उसकी एक ट्रिक, हम शानदार ट्रिक बताएंगे जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पंखा चला घर, ठीक है, बहुत आसानी से याद करिए, पंखा चला घर। कैसे इसको याद करेंगे? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो पंखा, पंखा मतलब क्या? पानीपत, पंखा मतलब पानीपत और खानवा, चला, चला का मतलब चंदेरी, घर मतलब घाघरा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, एग्जैक्ट डेट आप न याद करिए, इतना याद नहीं कर पाएंगे, बताए दे रहा हूँ, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, जो खानवा का युद्ध हुआ वो 17 मार्च 1527 में हुआ, उसके जस्ट 1 साल बाद। और सबसे खास बात क्या है, जितने भी ये युद्ध लड़े गए हैं ये क्रमशः हैं, हर कोई गैप नहीं है, एवरी ईयर सक्सेसिव ईयर में। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट, परिणाम आपसे पूछे जाते हैं, या किसके किसके बीच में पूछा जाता है ये भी पूछा जाता है। तो पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है ये किसके किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। परिणाम क्या रहा? बाबर विजयी हुआ, और जितने भी युद्ध हो उसमें सब में बाबर ही जीता है। खानवा का युद्ध ये कब? राणा सांगा और बाबर के बीच में, बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में, इंपॉर्टेंट है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। ठीक है, बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध अफगान शासकों और बाबर के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी रहा। ठीक है, तो इसमें बाबर के जैसे जो 4 युद्ध लड़े गए, इसकी खास बात क्या है कि इसमें हर वर्ष लड़े गए, मतलब कोई भी साल का गैप नहीं रहा। 1526, 27, 28, 29। ठीक है, और सब में बाबर विजयी रहा। ठीक है, और ट्रिक मैंने आपको बता दी, पंखा चला घर। ठीक है, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के ऑडियो प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस ऑडियो वीडियो में हम संगम वंश के जो प्रमुख संस्थापक हैं, संगम वंश आपको पता है साउथ इंडिया में था, तमिलनाडु के आसपास में, तो उसमें जो प्रमुख शासक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए हरिहर, ठीक है, हरिहर का जो टाइम पीरियड था वो 1336 से लेकर के 1356। बुक्का, हरिहर और बुक्का आपने सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में आपने सुन रखा होगा, हरिहर और बुक्का के नाम बारे में। ठीक है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, विजयनगर जो साम्राज्य थी, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने मिलकर के की थी। ठीक है, तो हरिहर और बुक्का वन का 1356 से 1377, हरिहर सेकंड 1377 से लेकर के 1404 ईस्वी तक, देवराय फर्स्ट ये 1406 से 1422 ईस्वी तक, देवराय सेकंड 1422 से 1446, मल्लिकार्जुन तो 1446 से 1465, और विरूपाक्ष आपने देखा होगा तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में विरूपाक्ष मंदिर भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर। तो विरूपाक्ष सेकंड जो है ये 1465 से लेकर के 1485 तक। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की ऑडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जो दक्षिण में वैष्णव संत हैं, दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत हुए उनके द्वारा स्थापित
चार मतों की स्थापना इन्होंने की। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एक दिवसीय परीक्षाओं में। तो इसमें कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो श्री संप्रदाय, ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक, ठीक है, सनकादि संप्रदाय, ये चार संप्रदाय हुए। इसमें कौन कौन संस्थापक थे और उनका मत क्या था। तो श्री संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य थे, ठीक है, और इनका जो वाद था वो विशिष्टा द्वैतवाद था, ठीक है। देखिए द्वैतवाद सब में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय, इनका जो संस्थापक थे वो माधवाचार्य थे, ठीक है, इनका जो वाद था वो द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय, इसके संस्थापक विष्णु स्वामी थे, ठीक है, इनका जो संप्रदाय था उस संप्रदाय का नाम है शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। सनकादि संप्रदाय, इस संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो निम्बार्काचार्य थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय था वो द्वैतवाद था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सोचा इसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे। मतलब इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो कबीर किसके समकालीन थे। तो कबीर जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है, सिकंदर लोदी के समय में ही कबीर जी हुए। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल की ऑडियो क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस सीरीज़ में, आज के इस वीडियो में, ऑडियो वीडियो में हम संविधान सभा से संबंधित जो प्रमुख समितियां हैं उनके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सी समितियां हैं और उनके अध्यक्ष कौन हैं, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर संचालन समिति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति, इसके संचालक कौन थे, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो संघीय संविधान समिति थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति आप ऐसे याद रखते हैं, मतलब पूरे संघ का मतलब है पूरे देश को, आप संघ के हिसाब से समझ लीजिए। तो पूरे संघ को जो संविधान समिति थी उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। और प्रांतीय ऐसे याद रखिएगा ना कि जो प्रांतीय मतलब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको सबसे ज़्यादा किस काम के लिए याद किया जाता है, जो प्रमुख रियासतें थी, ठीक। तो रियासत को आप प्रांत समझ लीजिए। तो उन रियासतों का एकीकरण किया, उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका जो थी उसका श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि संघीय संविधान समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति में, ठीक है, तो उस जो प्रांतीय संविधान समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ठीक है, जो प्रारूप तैयार करने का जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो पंडित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ शक्ति समिति जो यूनियन पावर काउंसिल थी, जो इसके भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो संघीय संविधान समिति पूछे, संघ शक्ति समिति पूछे, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, इसके कौन थे। तो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो एडवाइजरी कमेटी थी उसके संबंध जो उसके अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। और राष्ट्रध्वज जो नेशनल फ्लैग है उससे संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो आपने इसमें देखा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे और राष्ट्रध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति है उसके भी अध्यक्ष थे, ठीक है। संघीय संविधान समिति कहे, संघ शक्ति समिति कहे, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार, उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दोनों के। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और अच्छा, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से भी कि जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श जो समिति कमेटी बनी थी, एडवाइजरी कमेटी बनी थी, उसमें भी 2 उप समिति बनी थी, ठीक है। कौन कौन सी। जो मौलिक अधिकार उप समिति थी, देखिए समिति तो बन गई, उसके जो मेंबर थे, जो चीफ थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन जो उप समिति बनी, ठीक है, सब कमेटी बनी, तो मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे और
अल्पसंख्यक उप समिति जो थी उसके जो चेयरमैन थे, उसके जो अध्यक्ष थे सॉरी, वो H.C. मुखर्जी थे। ठीक है, H.C. मुखर्जी और J.B. कृपलानी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रमुख संविधान समिति कोई दे दिया जाता है और उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपको ससमय मिलती रहे। धन्यवाद।